हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमें स्टडी करना है वो है डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इससे पहले इसको समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इसमें एक वर्ड आ रहा है डुअल नेचर। डुअल मीन्स डबल, टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर। तो इससे पहले जब डी ब्रोगली ने ये कॉन्सेप्ट दिया था उससे पहले दो जो थ्योरीज थी प्रिवेल कर रही। फर्स्ट थी वेव थ्योरी और सेकंड थी क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो वेव थ्योरी क्या बोलती थी, इन्होंने बेसिकली रेडिएशंस पे काम किया था दोनों ने। रेडिएशंस के लिए ये थ्योरीज बनी थी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली, कोई भी जो रेडिएशन है, जिस तरह एक लाइट जिसकी एग्जांपल, तो लाइट किस तरह मूव करती है। हम बोलते हैं सन से अर्थ तक लाइट आ रही है। अगर लाइट जो उसके फोटोन्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं लाइट के, वो किस तरह से मूव करते हैं, तो वेव थ्योरी बोल रही थी कि जो रेडिएशंस हैं वो एक वेव की तरह मूव करती हैं। वेव जैसे समंदर में वेव आती हैं, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे। ठीक है, तो वो एक क्या है, एक वेव की तरह मूव करती हैं। ठीक है, फिर आई क्वांटम थ्योरी। क्वांटम ने कहा कि नहीं भाई, वेव की तरह नहीं जाती। जो फोटोन्स हैं, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, फोटोन्स, वो एक पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट करते हैं, पार्टिकल की तरह, एक सॉलिड पार्टिकल की तरह, इस तरह से। तो जब भी कोई रेडिएशन आ रही है, सपोज करिए एक सोर्स है, सन, कुछ भी हो सकता है, उसमें से रेडिएशन ऐसे आ रही है, तो वेव थ्योरी बोल रही थी वो क्या है, वेव की तरह निकल रही है। बट जो क्वांटम थ्योरी थी वो क्या बोल रही थी, अगर लाइट उसमें से निकल रही है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में इस तरह से निकलती है। तो ये दो अलग थ्योरीज थी। फिर इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके ये बोला गया कि जो रेडिएशन है उसकी भी डुअल नेचर है। क्या है, डुअल नेचर। वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है रेडिएशन, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है। समझ आ रही है बात। तो ये दो थ्योरीज थी जिन्होंने रेडिएशंस पे काम किया। तो डी ब्रोगली ने क्या किया, उसने क्या अगर वेव थ्योरी और क्वांटम थ्योरी जो रेडिएशंस पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इस थ्योरी को हम मैटर पे भी जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो डी ब्रोगली ने बेसिकली इन दोनों चीज़ों को, इस डुअल नेचर को मैटर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो डी ब्रोगली ने कहा कोई भी जो मैटर का पार्टिकल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक बॉल है, क्रिकेट बॉल है, तो ये क्या है, इसकी पार्टिकल नेचर, मतलब इसकी एग्जिस्टेंस है, फिजिकल पार्टिकल अगर मैं बोल रहा हूँ तो उसका मतलब क्या है, इसकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है। ठीक है, हमें दिख रही है ये चीज़। तो अगर हम बॉल को थ्रो करते हैं, ग्राउंड में गए, हमने बॉल को थ्रो किया, तो बॉल ने एक ट्रजेक्टरी बनाई और यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो है बॉल मूव कर गई। ठीक है, तो डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली ये बॉल किस तरह गई, एक तो ये पार्टिकल की तरह सीधी सीधी बॉल जो थी एक जगह से दूसरी जगह पे चलेगी। सेकेंडली इसकी एक वेव भी बनेगी, वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जा रही, सीधी नहीं जा रही, वो एक वेव बनाकर जा रही है। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंगली इस यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं, चाहे वो छोटे पार्टिकल्स हैं चाहे वो बड़े पार्टिकल्स हैं, उसकी भी डुअल नेचर है। वो एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और जब वो मूव करते हैं तो वो एक वेव की तरह भी जो है बिहेव करते हैं। तो पार्टिकल मैटर की डुअल नेचर है, उसकी वेव नेचर भी है, उसकी जो है पार्टिकल नेचर भी है। समझ आ रही है बात। अब आप बोलोगे कि जो बॉल है, हम रोज़ खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, हमने तो कभी नहीं देखा भाई इस तरह से बॉल ऐसे घूमती घूमती और वेव बना कर जाती है। हमारे हिसाब से तो वो सीधी जाती है। तो इसका आंसर मिलेगा जब हम डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट की इक्वेशन को स्टडी करेंगे।
ठीक है। तो अभी तक मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पल्ले पड़ गया है। कॉन्सेप्ट क्या है डी ब्रोगली का, कि मैटर की डुअल नेचर है भाई, वो सीधी भी जाएगी, पार्टिकल की तरह भी जाएगी, और वो वेव बनाकर भी जाएगा। ओके, तो अभी हम स्टडी करते हैं इसके फॉर्मूले को, इसकी इक्वेशन को, कि क्यों हमें जो एक वेव जो है बॉल की वो नज़र नहीं आती। ठीक है, तो जो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था, उसकी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ठीक है, कुछ नए सिंबल्स हैं आपके लिए, इसको लैम्डा बोलते हैं, लैम्डा। तो लैम्डा हमें क्या बताता है, वेवलेंथ। ठीक है, एच जो है वो है प्लैंक्स कांस्टेंट, एम मास ऑफ द पार्टिकल, जो भी पार्टिकल हम ले रहे हैं, बॉल ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, और v है उसकी वेलोसिटी। क्लियर। तो p हमने यहाँ पे क्यों लिया है, अगर मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दें तो वो बन जाता है मोमेंटम। ठीक है, तो हमने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो हमने लिख दिया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्लियर हो रही है बात। तो ये थी डी ब्रोगली इक्वेशन। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, इस इक्वेशन से हम ये चीज़ डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें बड़ी चीज़ों की, बॉल की, या हम एक स्टोन फेंक रहे हैं, उन चीज़ों की हमें वेव क्यों नहीं दिख रही, हमें उसकी पार्टिकल नेचर तो दिख रही है, बॉल हमें सॉलिड फॉर्म में हमारे सामने पड़ी नज़र आ रही है, हम उसे फेंकते हैं, दूसरी तरफ वो गिरती है, वहाँ पे भी हमें बॉल नज़र आ रही है, बट इन द वे जब वो मूव कर रही है उस टाइम पे हमें उसकी वेव क्यों नहीं नज़र आ रही। तो ये फॉर्मूला एक्सप्लेन करेगा इस चीज़ को। तो उससे पहले एक छोटी सी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, वेवलेंथ क्या होती है, क्योंकि थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ड्यू टू कोविड-19 हमारी प्रॉब्लम चल रही है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, तो उसके बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमें स्किप करने पड़ रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, अगर एक वेव है इस तरह से, ये वेव ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो वेव लेंथ क्या होती है, ये जो ऊपर की तरफ ऐसे वेव गई है इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे की तरफ ऐसे वेव जा रही है उसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, वेव की लेंथ। तो इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। क्लियर। एक वेव कितना ऊपर जा रही है या वेव कितना नीचे जा रही है, तो इस वेव यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव किया है वेव ने, तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आपने याद रखनी है। तो दोबारा से कॉन्सेप्ट पे आते हैं। वेवलेंथ का आपको पता चल गया क्या है। अभी हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, तो रिलेशंस के बारे में आपको पता होगा, एक डायरेक्ट रिलेशन होते हैं, एक इनडायरेक्ट रिलेशन होते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा और मास का इन्वर्स रिलेशन है। ठीक है, अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे, किसी भी पार्टिकल के मास को अगर हम बढ़ाएंगे तो उतना लैम्डा जो है वो छोटा होता जाएगा। जैसे जैसे मास बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे लैम्डा की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही, और हमारे जो आइज़ हैं, जो हमारी विज़न की जो एक कैपेबिलिटी है उसकी एक लिमिटेशन है। वेवलेंथ जितनी छोटी होगी हम उसे नहीं पकड़ पाएंगे, हम उसे देख नहीं सकते। ठीक है, तो अभी क्या हुआ, सपोज करिए हमने एक स्टोन को फेंका, एक स्टोन है जिसका वेट
100 ग्राम्स है, ठीक है। तो 100 ग्राम की जो एक वेव बनेगी वो इतनी छोटी बनेगी कि हमें वो नज़र नहीं आएगी, बनेगी ज़रूर बट वो नज़र नहीं आएगी, हमारी आइज़ उसे पकड़ नहीं सकती, हमारी आइज़ इतनी कैपेबल नहीं है। तो जैसे जैसे हम मास को बढ़ाते जाएंगे वेवलेंथ छोटी होती जाएगी और छोटी वेवलेंथ हमें नज़र नहीं आएगी। तो इसलिए जो बहुत ही छोटी एंटिटीज़ हैं जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मास बहुत कम होता है। तो मास कम होने की वजह से इनकी वेव बड़ी बनती है। मास कम होगा तो इनवर्स रिलेशन में वेव बड़ी बनेगी और उस बड़ी वेव को हम इंस्ट्रूमेंट्स के ज़रिए उसको हम कैप्चर कर सकते हैं, तो उस वेव को हम देख सकते हैं। तो इसलिए जो बड़ी चीज़ें हैं जिनका मास बहुत ज़्यादा है उसकी वेव हमें नज़र नहीं आती, ठीक है। तो डी ब्रोगली के अकॉर्डिंगली वेव बनती है, वो ज़रूर बनेगी, बट मास ज़्यादा होने की वजह से वो उसकी जो वेवलेंथ है इतनी छोटी होती है कि उसे ऑब्ज़र्व करना हमारी इंस्ट्रूमेंट्स और हमारी आइज़ के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है बेटा। तो क्लियर हो गया डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। ओके, थैंक यू।